regulatory framework. We have started with the last rights. There are various types of intellectual properties. We have already discussed that in the previous session. Basically, there are 7 intellectual properties at world level. That is copyright, trademark, geographical indications, industrial designs, patents, integrated circuits, and trade secrets. So these are the various 7 intellectual properties. Basically, as per our syllabus, we are going to discuss 3 in detail. We have concluded trademark in the previous session. Today we are going to deal with the second important intellectual property as per our syllabus, that is patent. So let us see what type of question that can be demanded to you in the exam. Today we will cover, first of all, we will cover the basic concept of patent. We will try to understand what is patent, and we will conclude it with its features, or we can say characteristics or its essentials. So let us start our session now. Let's have the introduction first. The word patent originated from the Latin word patere, which means to open. To open. The concept of patent system is very old one. It is not a new concept. The object of patent law is to encourage scientific research. This is the main purpose. The pandemic situation of corona has come out with a scientific research of more than 1 year, and then we are able to have co-vaccine for maintaining our health. Through scientific research only it is possible now. New technology and industrial progress. These are the 3 basic purposes for which patent law is created. The fundamental principle of patent law is that a patent is granted only for an invention which must be new and useful. आपने कोई न्यू इन्वेंशन किया हो तो ही आपको पैटर्न ग्रांट की जाए, और किसी चीज की पैटर्न नहीं होती है। आपने कोई आविष्कार किया हो और वो अद्भुत हो, यूजफुल हो, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो, इंडस्ट्रियल के लिए यूजफुल हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी आपने बिल्डअप की हो, तो आप उसका पैटर्न करवा सकते हैं, जिससे कोई और उसकी चोरी ना करे। दिस इज टू से इट मस्ट हैव नोवेल्टी एंड यूटिलिटी। कुछ नया होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ पैटर्न देखते हैं क्या कहता है डेफिनेशन। वही बातें होगी जो भी हमने डिस्कस की। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 M of the Patent Act 1970, patent means a patent of any invention granted under this act. Any invention, कोई भी आविष्कार हो सकता है, कुछ नया किया हो आपने, जो हो सकता है ह्यूमन बीइंग को यूजफुल हो, इंडस्ट्रियल को यूजफुल हो, कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आपने काम किया हो। एज पर दिस एक्ट कौन सा है देख लीजिए, पेटेंट एक्ट है 1970, उसके बेसिस पे ये डेफिनेशन क्रिएट। अब आगे थोड़ा वर्ल्ड लेवल की डेफिनेशन पे चलते हैं। ये तो भारत की डेफिनेशन हो गई पैटेंट की, छोटी है। एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय विपो, इट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म ऑफ विपो। पैटर्न क्या है? पैटर्न इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय लॉ टू एप्लीकेंट्स फॉर एन इन्वेंशन। जिसने इन्वेंशन किया है, जिसने आविष्कार किया है, उसको संपूर्ण अधिकार मिलेगा। एक्सक्लूसिव राइट्स, संपूर्ण अधिकार मिलेगा। जो भी चीज जिसने ये चीज इन्वेंट की है, जिसने इन्वेंशन किया है, उस व्यक्ति को ये बेनिफिट मिलेगा। इसे पैटेंटी कहते हैं, पैटेंट होल्डर कहते हैं, पैटेंट ओनर कहते हैं। उसे ये पूरा फायदा मिलेगा लॉ के हिसाब से, और उसे ये परमिशन, ये एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट की जाएगी।
इसका रचयिता ये है, इसका आविष्कार इसने किया है, मिस्टर एक्स जो भी व्यक्ति है। क्या आविष्कार किया होगा, इसके ऊपर उसे ये अधिकार मिलेगा सर, विच इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस। ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो प्रोडक्ट के ऊपर उसे पैटेंट मिलेगा, पैटेंट का अधिकार मिलेगा, या तो जो उसकी प्रक्रिया है उसके ऊपर उसे अधिकार मिलेगा। दैट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कुछ नया आपने किया होगा, जैसे अभी हमने देखा इन्वेंशन, या कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आपने काम किया होगा, तो कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका सॉल्यूशन आपने ढूंढ के निकाला हो, वो भी टेक्निकल, न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको पैटेंट का अधिकार मिल सकता है। कुछ नया आपने किया हो तो ही आपको ये पैटेंट का अधिकार आपको मिलता है, प्रोडक्ट या उसके प्रोसेस में। फीचर्स पे चलते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पैटेंट? सबसे पहला फीचर आता है, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा, एज पर विपो, या तो प्रोडक्ट पैटेंट हो सकता है या तो प्रोसेस पैटेंट हो सकता है। तो चलते हैं पहले प्रोडक्ट पैटेंट। द इन्वेंशन फॉर एनी for which patent is claimed may be a product or a process। जिस किसी चीज का आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, यानी कि पैटर्न लॉ के हिसाब से आप अपनी जो ग्रांट मांग रहे हैं कि भाई ये मेरा आविष्कार है, आप इसको रजिस्टर कर लीजिए ताकि इससे कोई चुरा ना ले, तो या तो आप ये क्लेम प्रोडक्ट के ऊपर कर सकते हैं या तो प्रोसेस के ऊपर कर सकते हैं। तो एक तरीके से पैटर्न कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो स्वरूप के पैटेंट हो सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट पैटेंट, जो हमने हमारी हेडिंग में लिखा हुआ है। दूसरा है प्रोसेस पैटेंट। तो इन प्रोडक्ट पैटेंट, द पैटेंट इज ग्रांटेड नॉट टू द मेथड। प्रोडक्ट पैटेंट में क्या होगा, द पैटेंट इज ग्रांटेड नॉट टू द मेथड और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ सब्सटेंस बट टू द सब्सटेंस इटसेल्फ। Therefore, in this kind of pattern, it is the product that is covered and protected। यहाँ प्रोटेक्शन किसको मिलेगा, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वो कवर नहीं किया जाएगा, प्रोडक्ट को यानी कि सब्सटेंस को कवर किया जाएगा। क्या, जो भी गुड्स प्रिपेयर हो रहे हैं, फिनिश गुड्स, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ना कि उसकी प्रोसेस को। अगर आप प्रोडक्ट पैटेंट करवाते हैं तो ये पहला इसका फीचर है। दूसरा फीचर है प्रोसेस पैटेंट। Process patent means that when a substance is invented or produced, a patent is not granted to the substance itself, but it is granted only to the method or the process of manufacture of a substance। Therefore, the patent is granted to the process, but not to the product in this kind of patent। देखिए, आपने पैटर्न करवाना है तो आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि दो स्वरूप के पैटर्न आप करवा सकते हैं। दो में से कोई भी एक हो सकता है। एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आपने अगर राइट्स क्लेम करने हैं पैटर्न के, तो आप दो में से एक ही चीज पैटर्न करवा सकते हैं एज पर रूल। या तो आप प्रोडक्ट का पैटर्न करवा लीजिए या आप उसकी प्रोसेस का पैटर्न करवा लीजिए। दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो आपने यहाँ डिसाइड करना होगा कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके प्रोडक्ट के अंदर, उसका सब्सटेंस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या उसके अंदर की जो प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। डिसाइड, कंपनी डिसाइड करेगी उसके प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से वो अपना पैटर्न करवाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट का पैटर्न करवाते हैं तो प्रोसेस का पैटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोसेस का पैटर्न करवाते हैं, प्रोडक्ट पैटर्न का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइदर ऑफ द वन यू कैन क्लेम। टर्म ऑफ पैटर्न, कितना टेन्योर रहता है। अगर आपने कोई नवा आविष्कार किया हो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कुछ काम किया हो, साइंटिफिक रिसर्च किया हो, तो पैटर्न का बेनिफिट कितने टाइम के लिए मिल सकता है, वो 20 इयर्स फिक्स है। द टर्म ऑफ एवरी पैटर्न विल बी 20 इयर्स। ये 20 इयर्स आप माइंड में रखिए। द टर्म ऑफ एवरी पैटर्न विल बी 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पैटर्न एप्लीकेशन, irrespective of whether it is filed with provisional or complete specification। आपने जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल की हुई है तब से 20 इयर्स काउंट कर लिया जाएगा। भले फिर आपको ग्रांट 2 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, साल बाद मिले,
अगर मान लीजिए साल बाद आपको ग्रांट मिली है, परमिशन मिली है कि भाई ये पेटेंट अब आपका, आप इसके मालिक, तो अब आपके पास 19 साल बचे हैं, 1 साल कवर हो गया है, वो समझ लीजिए। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो टर्म है वो है 20 ईयर्स तक का आपको बेनिफिट आपके आविष्कार का मिल सकता है। डेट ऑफ पैटर्न इज द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर पैटेंट इज फाइल्ड। वही मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन आपने फाइलिंग किया है उसी दिन से काउंटिंग शुरू हो जाएगी 20 ईयर्स का, अगर आपको परमिशन मिलती है तो आपने जो आविष्कार किया है उसका एग्जामिनेशन भी करवाना पड़ेगा कि आपका आविष्कार सच में अनोखा है, काम का है, उसका वेरिफिकेशन होगा, चेकिंग होगा। आप कह रहे हैं कि मैंने ये वैक्सीन बनाई है, तो क्या वो वैक्सीन लोगों के लिए सही है, तो उसका टेस्टिंग होगा, एग्जामिनेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, सही होगा तो ही आपको ग्रांट मिलेगी। एन एप्लीकेशन, तो आपने रिक्वेस्ट करनी होगी एग्जामिनेशन के लिए, भाई मैंने ये आविष्कार किया है तो प्लीज इसको आप वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए और मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करूँ। An application for patent will not be examined if no request is made by the applicant or by any other interested person in Form 18 with prescribed fee of rupees 2,500 or it may be 10,000 depending on the type of product within a period of 48 months from the date of filing of the application. आपने एप्लीकेशन फाइल की है, तो उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपने एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट करनी है अपने प्रोडक्ट की। जैसे आप फाइल करते हैं, फीस वगैरह आपने पे कर दी है, एप्लीकेशन आप जो अप्लाई कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, आपके पास समय कितना है उसके लिए? 48 महीने, 48 मंथ तक आपके पास समय है। आपने पहले पेटेंट के लिए परमिशन मांगी है, और जैसे आपने परमिशन मांगी है, आपने एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट परमिशन की डेट से 48 महीने के अंदर आपने अप्लाई कर देना है कि भाई आप इसका एग्जामिनेशन भी कर लीजिए। एप्लीकेशन इज सेंट टू एन एग्जामिनर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपने पैटर्न के लिए ग्रांट मांगी है और आप 1 साल बाद एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, एग्जामिन भाई 12 महीने के बाद आपने एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट का फॉर्म भरा है, फॉर्म 18 फिलअप किया है, और जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसके 1 महीने के अंदर आपकी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। 1 महीने वो फिर पैटर्न डिपार्टमेंट का काम है, आगे उन लोगों की प्रक्रिया 1 महीने में स्टार्ट हो जाती है, एग्जामिनेशन का काम हो जाना चाहिए। Where no request for examination of the application for patent has been filed within the prescribed period, the aforesaid application will be treated as withdrawn and therefore thereafter application cannot be revived। अगर आपने एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट नहीं की तो आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। सिंपल वर्ड्स में समझ में आ रहा है? आपने एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट करना कंपलसरी, तभी आपको पैटर्न की ग्रांट मिलेगी। आपको रजिस्ट्रेशन, आपकी आविष्कार का रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, वो लैप्स हो जाएगी। फिर से आपको नया एप्लीकेशन, फिर से एकड़ एक बोल शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो वैसा काम करना पड़ेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आपके आविष्कार का विरोध नहीं होना चाहिए। तो अब आ रहा है अपोजिशन। बोथ प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन की यहाँ बात हो रही है। तो कोई भी आविष्कार का अगर किसी को कोई विरोध है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो प्री ग्रांट अपोजिशन कर सकता है या तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन कर सकता है। आपने जो आविष्कार किया है वो आविष्कार अगर कोई एलिगेशन लगाता है, इल्जाम लगाता है आप पे, भाई ये इसने चुरा के ऐसा किया है, ये इसका आविष्कार नहीं है, ये मिस्टर एक्स जो ये ग्रांट मांग रहा है आपसे ये गलत है, इसने रॉन्गफुली ये चीज ऑब्टेंड की हुई है, तो इसने इलीगल काम किया है वगैरह वगैरह इल्जाम लगा रहा है। आप मान लीजिए मिस्टर एक्स पे कोई व्यक्ति, तो वो इसे रोकना चाहे तो रोक सकता है। मिस्टर वाई नाम की व्यक्ति मान लीजिए मिस्टर एक्स के आविष्कार को रोकना चाह रहा है तो रोक सकता है, अपोज कर सकता है। रोकने का मतलब क्या है? अपोज करना, विरोध करना। तो ये ओपोज या तो प्री ग्रांट से पहले अपोज कर सकता है या तो पोस्ट ग्रांट से उसके बाद अपोज कर सकता है। यानी
आपके आविष्कार की परमिशन मिल जाए, आपको ग्रांट मिल जाए, उससे पहले अपोज किया जा सकता है, या तो आपको ग्रांट मिल जाए उसके बाद अपोज किया जा सकता है। अपोज करने वाली व्यक्ति कोई भी हो सकती है दुनिया की, जिसे यूं लगता हो कि आपने जो आविष्कार किया ये आपका आविष्कार नहीं है, आपने चुराया है कहीं से, रॉन्गफुली आपने ये उठाया है, ये आपका आविष्कार नहीं है। अगर कोई ऐसी व्यक्ति चैलेंज करती है तब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ग्रांट मिलने से पहले ऐसा चैलेंज कर सकता है, विरोध कर सकता है, या ग्रांट मिलने के बाद चैलेंज कर सकता है। दो ऑप्शन। प्री ग्रांट ऑपोजिशन में बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन और एनी थर्ड पार्टी, इवन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फाइल प्री ग्रांट ऑपोजिशन। कोई भी व्यक्ति को डाउट है थोड़ा सा भी कि भाई ये इसका आविष्कार नहीं है, तो चैलेंज कर सकता है, अपोज कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट खुद हो सकती है, गवर्नमेंट को भी लगे कि गड़बड़ है तो खुद भी इसे चैलेंज कर सकती है एट एनी टाइम, बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ अ पेटेंट हैज बीन पब्लिश्ड। आप अप्लाई करते हो तो वो ऑनलाइन दिखेगा कि आपने इस चीज के लिए, पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ, ऑनलाइन दिखेगा। बिफोर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, ग्रांट मिल जाए उससे पहले आप चैलेंज कर सकते हैं, उतना समय है आपके पास। ग्रांट की प्रक्रिया में जो समय लग रहा है, 3 महीना, 6 महीना, साल, उतना समय है हमारे पास अपोज करने के लिए। उसके बाद सेकंड सिचुएशन है पोस्ट ग्रांट। मान लीजिए ग्रांट मिल गई, मिस्टर एक्स को परमिशन मिल गई है, पेटेंट उसका सक्सेसफुल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया उसके चीज का, आविष्कार का, तो क्या उसके बाद भी हम अपोज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक समय सीमा है, ध्यान रखना है। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में बी फाइल्ड by any person interested at any time after the grant of patent, but before the expiry of period of 1 year from the date of application of grant of the patent। 1 साल की समय सीमा है, 1 साल की। ग्रांट मिल गई हो, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, यानी 1 साल हो गया हो, ग्रांट मिल गई है और उसके ऊपर 1 साल हो गया है। परमिशन के 1 साल ऊपर हो जाए फिर आप अपोज नहीं कर पाओगे, आपके पास परमिशन मिलने के बाद भी 12 महीने। तो ओवरऑल आप अगर समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको ग्रांट मिलने में 1 साल लगा हो और उसके बाद 1 साल ऊपर और, यानी 2 साल तक आप इसका विरोध करने का आपके पास समय रहता है, अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं। लेकिन आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं, राइट्स कन्फर्ड ऑन द पेटेंटी। पेटेंटी यानी जिसने पेटेंट की प्रक्रिया की है, पेटेंट होल्डर, उसको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं अपनी आविष्कार पे? दैट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू द पेटेंटी टू मैन्युफैक्चर, मार्केट, सेल, असाइन एंड लाइसेंस इस पेटेंट। इतने सारे अधिकार मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है अपने प्रोडक्ट की, सेल कर सकता है, सेल भी करना चाहे तो असाइन यानी ट्रांसफर करना हो किसी को कर सकता है, लाइसेंस भी देना हो तो किसी को दे सकता है, लाइसेंस यानी लाइसेंस खुद प्राप्त कर सकता है, लाइसेंस हिज पैटेंट एंड एट द सेम टाइम प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम डूइंग सो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कोई और इस चीज का उपयोग नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रोहिबिशन भी लादा जा सकता है, और 20 ईयर्स तक का हमारे पास टाइम। देख लिया टेन्योर कितना होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलीफ अगेंस्ट इन्फ्रिजमेंट, यानी वायलेशन, कोई अगर आपकी चीज का उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, एक तरीके से नियम का भंग करता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। इंजंक्शन के हिसाब से आप उसको रोक सकते हैं और कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। कंपल्सरी लाइसेंस आर ग्रांटेड, लाइसेंस आपको करवाई लेना है, यूं समझ लीजिए, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पेटेंट एज मोनोपोली। मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, इसके लिए इसको प्रिवेंट करना है एक तरीके से। To make provisions for commercial exploitation of the patent if government feels that patent is not available to public at an affordable price or reasonable requirement of public have not been satisfied। जो भी चीज का निर्माण हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, उसमें किसी भी व्यक्ति को मोनोपोली क्रिएट करने का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए, इसीलिए उसका लाइसेंस करवाने की बात कर रहे हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं।
और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी पूरा यूज होना चाहिए इसका। कमर्शियल यानी इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का बेनिफिट दूसरी इंडस्ट्रीज को भी मिलना चाहिए अफोर्डेबल प्राइस पे। अगर आप इसको रेंट पे दे रहे हैं तो वो रेंट भी अफोर्डेबल रेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाला ज्यादा रेंट ले, जिसका आविष्कार है वो बहुत पैसे मांगे, तो फिर डेवलपमेंट नहीं होगा सोसाइटी का, इंडस्ट्री का। टू टेक केयर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। ये सारी बातें पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए काम करना बंदे ने। आखिरी पॉइंट शायद देख लेते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, राइट्स, ट्रांसफरिंग द राइट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। द patentee can assign his rights, that means he can transfer his rights to any other person. Assignment is available in three forms. तीन तरीके से आप असाइनमेंट्स कर सकते हैं। आप अपना अधिकार किसी और व्यक्ति को देना चाहे तो दे सकते हैं। तो पहला है कुछ लीगल असाइनमेंट, दूसरा है इक्विटेबल असाइनमेंट, दोनों का एक जैसा अधिकार होगा, दो व्यक्ति होंगे तो दोनों का अधिकार इक्वल रहेगा। और मॉर्गेज कर देना, आप अपनी चीज को मॉर्गेज कर देना। तो ये तीन तरीके से असाइनमेंट्स पॉसिबल है। मॉर्गेज करके आपको लोन प्राप्त करना, तो लोन भी मिल सकती है आपके आविष्कार की। इतनी सुविधाएं अवेलेबल है। तो यहाँ पे